हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी डॉक्टर शिल्पा। वेलकम टू डॉक्टर शिल्पास हेल्थ टॉक। इस मंच पर हम वुमेन रिलेटेड इश्यूज डिस्कस करेंगे। आपको भी कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा, मैं उन्हें देखूंगी और उन पर वीडियोस भी बनाना चाहूंगी। आज हम इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इनफर्टिलिटी होता क्या है? अगर आप 1 साल से ज़्यादा प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं विदाउट एनी प्रोटेक्शन और प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है, तो इसे इनफर्टिलिटी कह सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर की राय लेना ज़रूरी है। अक्सर लोग 1 साल से पहले ही ट्रीटमेंट के लिए चले जाते हैं। यहाँ यूजुअली ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इन्हें प्रेगनेंसी प्लान कैसे करना है इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। और ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जो रिसेंटली मैरिड होते हैं और उन्हें प्रेगनेंसी प्लान करना हो या पोस्टपोन करना हो इसके बारे में नॉलेज नहीं रहता है। तो ऐसे में एक बार डॉक्टर की राय लेना यहाँ पर भी जरूरी पड़ता है। तो फिर इनफर्टिलिटी के लिए कब ट्रीटमेंट लें? जब वाइफ या फिर हस्बैंड में कोई भी हेल्थ इश्यू हो जो प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए मुश्किल हो सकता है, ऐसे में 1 साल तक रुकने की जरूरी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि प्रेगनेंसी प्लानिंग में फीमेल का एज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर अगर फीमेल का एज मोर देन 35 इयर्स है और लगातार 6 मंथ से प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, या फिर फीमेल का एज मोर देन 40 इयर्स है और प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। तो आइए अब हम एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी में क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो देखेंगे। स्टेप नंबर 1, इसमें फीमेल ओवरी से एक मैच्योर एग का निकलना। स्टेप नंबर 2, ये मैच्योर एग जाकर फैलोपियन ट्यूब में रुकना। स्टेप नंबर 3, इसमें बच्चेदानी के नीचे की ओर से होते हुए स्पर्म्स फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना। स्टेप नंबर 4, फैलोपियन ट्यूब में ये मैच्योर एग और स्पर्म्स मिलकर एक फर्टिलाइज्ड एग फॉर्म होना, मतलब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस खत्म होना। स्टेप नंबर 5, ये फर्टिलाइज्ड एग फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस तक जाना और वहां चिपक कर एक प्रेगनेंसी के फॉर्म में ग्रो होना। देखने में ये सारे स्टेप्स भले ही सरल लगे, कोई भी स्टेप में अगर बाधा आ जाए तो एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी आना मुश्किल हो जाता है। इनफर्टिलिटी में फीमेल फैक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? यूजुअली हम फीमेल फैक्टर की वजह से इनफर्टिलिटी 1/3 केसेस में देखते हैं। कारण क्या हो सकते हैं? पहला, यहाँ पर एक मैच्योर एग नहीं निकलता है। कहाँ कहाँ पर? पीसीओडी में, थायराइड प्रॉब्लम में, प्रोलैक्टिन हार्मोन लेवल्स जब ज़्यादा हो, या फिर ब्रेन से ओवरी को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन्स सही मात्रा में नहीं निकलना, और एज से पहले ही ओवरी का काम बंद हो जाना। दूसरा, जब फैलोपियन ट्यूब डैमेज होते हैं, कहाँ पर? इन्फेक्शंस में, कोई सर्जरी में, या फिर एंडोमेट्रियोसिस नाम की एक बीमारी में। तीसरा, यूट्रस और सर्विक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे फाइब्रॉइड्स, पॉलिप्स, सर्वाइकल स्टेनोसिस, और या फिर अबनॉर्मल यूट्रन शेप्स जैसे सेप्टेट यूट्रस, डबल यूट्रस, एक्सेट्रा। चौथा कारण, यहाँ पर फीमेल में सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होता है, तो फिर यहाँ पे भी ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। इनफर्टिलिटी में मेल्स का क्या रोल हो सकता है? यहाँ पर भी मेल फैक्टर 1/3 केसेस में देखते हैं, यानी 30% केसेस में। कारण क्या हो सकते हैं? पहला, इनमें भी हार्मोनल इम्बैलेंस होना जैसे थायराइड, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन। दूसरा, स्पर्म सफर करने का रास्ता ब्लॉक हो जाना। तीसरा, टेस्टिस के चारों ओर जो ब्लड वेसल्स हैं, स्पेशली वीन्स, वो डायलेट हो जाना, जिससे थर्मल डैमेज, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाना और स्पर्म डैमेज हो जाना। चौथा, जेनेटिकल प्रॉब्लम्स होना। इनमें क्या लक्षण होते हैं? यहाँ पर यूजुअली स्पर्म काउंट और स्पर्म फंक्शन कम हो जाना, इनका सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम हो जाना, इनके रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शंस होना, इनके टेस्टिस के रीजन में पेन और स्वेलिंग होना, अबनॉर्मल ब्रेस्ट ग्रोथ होना, ऐसे देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स,
हमने देखा कि इनफर्टिलिटी में मेल फैक्टर, फीमेल फैक्टर दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें फीमेल को ही जिम्मेदारी ठहराना सही नहीं है। दूसरी बात, इनफर्टिलिटी इवैल्यूएशन दोनों का साथ में होता है, फीमेल और मेल का। तो मैं मानती हूँ कि ये बेसिक वीडियो इनफर्टिलिटी के बारे में आपको अच्छा लगा होगा। एक नए टॉपिक के साथ दूसरे वीडियो में मिलेंगे।